श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, आज हमारा विषय है पब्लिक स्पीकिंग, भाषण कला, ओरेटरी पार्ट 4। अभी तक 3 पार्ट्स में इस विषय को हमने देख चुके हैं। पहले 2 पार्ट में तो मैंने मेरे अनुभव आपको बताए थे। मैं कैसे भाषण कला सीखते गया, सिखाते सिखाते सीखते गया, अपने आप को सुधारते गया। विस्तार से मैंने आपके सामने बात रखी है। जो आदमी अपनी उम्र के 20 साल तक एक वाक्य ठीक ढंग से बोल नहीं सकता था, वो भी अच्छा वक्ता बन सकता है और वक्तृत्व को, भाषण कला को एक हथियार कर इस्तेमाल कर सकता है। ये इसलिए विस्तार से आपके सामने रखा ताकि आप हर में जो भाषण कला सीखना चाहता है उसमें वो आत्मविश्वास पैदा हो सके। फिर हमने पार्ट 3 में इसकी टेक्निकल साइड देखी। भाषण कला और संवाद में क्या तुलना हो सकती है, दोनों में क्या फर्क है, दोनों में समानता क्या है। जिन लोगों ने ये तीनों पार्ट्स सुने नहीं हैं उनसे मैं विनती करूंगा कि ये तीनों के तीनों पार्ट्स अवश्य आप सुने, तो आगे जो मैं बात आपसे कर रहा हूं उसका मतलब आपको सही ढंग से और ज्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगा। पार्ट 3 में हमने देखा कि संवाद करना संभव है जिसको, जो 4-5 मित्रों में भी अच्छे ढंग से बातचीत कर सकता है, वो हर व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता बन सकता है। दोनों के नियम करीब करीब सिमिलर है। हमने उसके बाद में देखा था कि वक्ता बनने के लिए जो स्किल्स चाहिए उसके क्या क्या नियम हो सकते हैं। फिर हमने देखा कि वक्ता की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। आमतौर पर जो चीजें मानी जाती है, जैसे अच्छी आवाज होना, पर्सनैलिटी शारीरिक बहुत अच्छी होना ताकि लोगों को इंप्रेसिव लगे। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कहने की हमारी आदत है, हमें बचपन से सिखाया जाता है। तो मैंने ये भी आपके ध्यान में लाकर दिया था कि ये दोनों चीजें जो होती है, पर्सनैलिटी का इंप्रेशन और साथ में आपके आवाज का, ये दोनों नेचुरल चीजें हैं जिस पर आपका बहुत कम कंट्रोल होता है। आवाज को आप डेफिनेटली सुधार सकते हो, रियाज कर सकते हो, लेकिन आवाज को आप बदल नहीं सकते हो। सेम आपकी शारीरिक पर्सनैलिटी आप तंदुरुस्त कर सकते हो, लेकिन आपकी ऊंचाई नहीं आप बढ़ा सकते हो। आपके टोटल स्ट्रक्चर है शारीरिक, उसको बदलना बहुत कठिन होता है, असंभव होता है। तो मैंने ये भी आपके ध्यान में लाकर दिया और वैसे उदाहरण देकर आपके ध्यान में लाकर दिया कि आपकी शारीरिक पर्सनैलिटी क्या है ये भी मायने नहीं रखता, और आपकी आवाज कितनी भी गंदी हो, जैसे सुअर जैसी हो, डुक्कर जैसी हो, तो भी कोई फर्क नहीं गिरता है। उसके बावजूद आप बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हो। यह भी बात मैंने आपके सामने 3rd पार्ट में कही है। जो कंपलसरी बातें हैं अच्छे वक्ता बनने के लिए, एक आत्मविश्वास, दूसरा कहने जैसा, यानी आपका मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि आपके पास कुछ कहने जैसा होना चाहिए, और तीसरा मेहनत करने की तैयारी। अब इसमें आत्मविश्वास आप निर्माण कर सकते हो। मेहनत से, प्रयास से आत्मविश्वास निर्माण करना आपके हाथ में है। कहने जैसा आपके पास कुछ है, यह भी आप प्राप्त कर सकते हो। जीवन में, मानवीय जीवन में जो महत्व की चीजें हैं उसका अगर आपका अध्ययन बढ़ता है, लोगों के बारे में आपकी समझ बढ़ती है, लोगों के जीवन के बारे में आपकी समझ बढ़ती है, तो नेचुरली आपके पास में कहने जैसा कुछ होता है। लोगों के पास सुनने के लिए आप जो कह रहे हो वो सुनने लायक होता है। तो ये भी मेहनत से प्राप्त होता है, और मेहनत करना तो टोटली आपके हाथ में ही है। उसी के साथ में लोगों के प्रति कंसर्न। अभी ये बहुत नेचुरल बात है ऐसा हम कहेंगे वो भी ठीक नहीं है, ये भी हमारे संस्कारों से आता है, हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा होता है। लोगों के प्रति अपनापन लगना
जुड़ाव महसूस करना और दिल से दिल, जिसको हम कहते हैं कि दिल उंडेल कर बोलना, उस बात में अपना दिल लोगों तक पहुंचे, इस ढंग से बात को कहना, ये सब चीजें एक प्रामाणिक व्यक्ति बहुत अच्छे ढंग से अपने जीवन में अमल में ला सकता है, सीख सकता है, उसमें बढ़ोतरी कर सकता है, उसमें इंप्रोवाइजेशन कर सकता है, अपने आप को उस क्षेत्र में सुधार सकता है। यानी पार्ट 3 में जो टेक्निकल बातें मैं आपने सामने रखी है, आपके सामने, उसमें मैंने आपके ये ध्यान में ला कर दिया कि जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, आवाज है, आपकी पर्सनैलिटी है शारीरिक, उसके कारण आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उससे वक्ता बनने की आपकी ख्वाहिश पूरी होने में कोई अड़चन नहीं है। और बाकी की जो चीजें हैं, आत्मविश्वास है, कहने जैसा है, मेहनत है, कंसर्न है, दिल से बात कहने की बात है, ये सब की सब चीजें जो बहुत आवश्यक है अच्छा वक्ता बनने के लिए, ये सब कमाई जा सकती है, एक्वायर की जा सकती है, मेहनत से प्राप्त की जा सकती है, और उसके लिए आप चाहे उतनी मेहनत लेकर अपने आप को बेहतर बना सकते हो। और इसीलिए मैं बहुत दावे के साथ में कहता हूं कि हर व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता बन सकता है, केवल उसकी इच्छा चाहिए और प्रयास करने की उसकी तैयारी चाहिए। मैं केवल कहता नहीं हूं, आज तक सैकड़ों लोगों को अच्छा वक्ता मैं बना चुका हूं। मेरे संगठन के पास में जितने अच्छे वक्ता है, बहुत कम संगठनों के पास इतने अच्छे वक्ता होते हैं। और ऐसा विषय वो रखते हैं कि जो मूलतः लोगों को लगता है कि यह हमारे खिलाफ विषय है। अंधविश्वास जैसा विषय भी इतनी ताकत से रखना यह संभव हो पाया क्योंकि उस व्यक्ति की जो भी वक्तृत्व कला सीखना चाहता है, भाषण कला सीखना चाहता है, उसकी चाह होती है कि मैंने बहुत अच्छे ढंग से यह बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए, मेरे पास कहने जैसा कुछ है। तो ये बातें हमने पहले 3 पार्ट्स में देखी थी। तीसरे पार्ट में जो टेक्निकल बातें थी उसका थोड़ा ज्यादा अच्छे ढंग से विस्तार से आपके सामने उसका मतलब मैंने पहुंचा दिया। अब मित्रों हम देखेंगे बाकी टेक्निकल बातें। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि कई सालों से इस ढंग का एक वर्कशॉप में चला रहा हूं जिसका नाम है वक्तृत्व प्रशिक्षण कार्यशाला या शिविर। अब ये नोट्स मेरे संगठन के लिए तैयार की हुई नोट्स है। मैं व्यावसायिक तरीके से भी इस ढंग की कार्यशालाएं, इस ढंग के वर्कशॉप्स लेते आया हूं, लेकिन उसकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं रही। जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप अगर 100 होते हैं तो उसमें 2-4 कहीं वक्तृत्व के वर्कशॉप होते हैं। पब्लिक स्पीकिंग का एक छोटा सा हिस्सा वर्कशॉप में, एक कोर्स में भी आता है। लेकिन विस्तार से भाषण कला सिखाने का जो वर्कशॉप होता है उसके ये सब नोट्स हैं। अब मैं आपके सामने ये सभी टेक्निकल बातें तो रख रहा हूं। वर्कशॉप में एक समय की मर्यादा होती है, विशिष्ट समय में ये सब बातें रखनी पड़ती हैं। यहां वो मर्यादा नहीं है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि आपको जो टेक्निकल बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं उसके साथ में कई किस्से मैं जोड़ते जाऊंगा, कई उदाहरण मैं जोड़ते जाऊंगा, ताकि वो बातें इंटरेस्टिंग भी बने और एक विस्तार से अच्छा इस विषय का डॉक्यूमेंट बने। मैं इतना ही कहता हूं कि जो बातें भाषण कला के बारे में मैं आपके सामने कहने वाला हूं ये पूरे सीरीज में, वो आपको किसी भी दुनिया के कोई भी किताब में पढ़ने को नहीं मिलेगी। ये जिस ढंग से मैंने इस विषय की ओर देखा है, जिस ढंग से इस क्षेत्र में काम करने वाले अलग अलग सामाजिक क्षेत्र से लेकर तो पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करने वाले बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने अपनी भाषण कला का उपयोग लोगों के उत्थान के लिए किया है, उनका अभ्यास कर कर, अलग अलग ढंग के प्रयोग कर कर ये सभी भाषण कला की बारीकियां मैंने आत्मसात की है, सीखी है, और इसलिए मैंने काफी पढ़ा है इस पर भी। पढ़ने के बाद में मुझे वो लगता है कि बेसिक से ही कहीं तो भी चूक हो जाती है।
क्योंकि भाषण कला की तरफ देखने का उनका रवैया एक व्यावसायिक होता है, जो मेरा नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं वो बातें शायद और कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगी, पढ़ने को नहीं मिलेगी। इसीलिए हर पॉइंट बड़े ध्यान से आप सुनिए, एक बार में समझ में आएगा इतनी आसान बात तो है नहीं, चाहे मैं कितनी भी आसान भाषा में ये बातें आपके सामने रख रहा हूं इसके बावजूद। इसलिए आपको बार बार सुनना पड़ेगा, समझ लेना पड़ेगा। अब देखिए भाषण के प्रकार क्या क्या होते हैं और ये हमें जानना क्यों चाहिए, क्योंकि हर भाषण का जो भी प्रकार है, टाइप है, उसका एक वक्ता कर आपको उपयोग करना ही होता है। इसलिए आप हर भाषण कला के बारे में, हर प्रकार के बारे में, टाइप्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए और जहां तक हो सकता है उसमें आप एक्सपर्ट भी चाहिए। सबसे पहला और बहुत लोकप्रिय प्रकार है जो हमारे स्कूल के जीवन से या कॉलेज के जीवन से हमें प्राप्त होता है, वो है डिबेट, वाद विवाद। अब ये क्या होता है प्रकार? अब मुझे यह भी ध्यान में रखना पड़ता है कि जिनके साथ मैं ये बात कर रहा हूं शायद उनको ये बात पता ना हो। वाद विवाद ऐसा एक विषय होता है, एक विषय दिया जाता है जिसकी दो साइड्स हो सकती है। हर विषय की दो साइड्स होती है। जैसे राहुल जी पंतप्रधान बने हैं तो अपने देश का क्या होगा? अब विषय को थोड़ा शब्द अलग ढंग से डिजाइन किया जाएगा इस विषय के। राहुल जी अगर इस देश के पंतप्रधान बने तो यहां के खेतिहरों की स्थिति सुधर जाएगी। अब इसमें एक तरफ बोलना है आपको हाँ सुधर जाएगी, और दूसरे तरफ आपको बोलना है कि नहीं सुधरेगी, उल्टा खेतिहरों का, किसानों का बहुत नुकसान होगा। इसमें दो फिक्स साइड रहती है और आप अपनी साइड किस ढंग से, बेहतर ढंग से रखते हो, इसके आधार पर आपने डिबेटिंग कंपटीशन में कितने मार्क्स प्राप्त करने हैं, उसको जीतना है नहीं जीतना है, यह सभी संभव होता है, असंभव होता है। यह जो डिबेटिंग स्टाइल है शुरुआत में बहुत मदद करती है वक्तृत्व सीखने के लिए और बहुत आवश्यक भी होती है। जनरली स्कूलों में डिबेटिंग कंपटीशन का प्रमाण तो बहुत कम होता है। स्कूलों में ज्यादातर भाषण होते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, किसी विषय पर। लेकिन जब आप कॉलेजेस में जाते हो तो कॉलेज में जनरली बड़े पैमाने पर डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स रखी जाती है। एक तो कॉलेज के स्तर पर होती है, दूसरे गांव के या शहर के स्तर पर हो सकती है, तीसरी यूनिवर्सिटी के स्तर पर हो सकती है, और चौथे इंटर यूनिवर्सिटी भी होती है। और ज्यादातर वक्ता जो बनते हैं अपनी विद्यार्थी दशा में, स्टूडेंट्स लाइफ में, वो वाद विवाद से ही, डिबेटिंग कंपटीशन से ही आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है कि शुरुआत में आपको डिबेटिंग कंपटीशन में जो अपनी बात रखनी है, अब ऐसे कई डिबेटिंग कंपटीशन में मैं हिस्सा ले चुका हूं, कई प्राइजेस प्राप्त कर चुका हूं, और दूसरी ओर कई डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स का परीक्षण भी मैंने किया है। और ये परीक्षण करते वक्त किस ढंग से मार्क्स दिए जाते हैं इसकी भी मुझे अच्छे ढंग से जानकारी है। इसमें आप अपनी बात जो रख रहे हो उतना ही महत्व दूसरे की बात को आप काट रहे हो। दूसरा जो कह रहा है वो झूठ है, ये आप साबित कर रहे हो, इसको महत्व दिया जाता है। कई लोग डिबेटिंग कंपटीशन में तो इस ढंग से इसका उपयोग करते हैं कि पहले दूसरे की बात काटते हैं और फिर अपनी बात एस्टेब्लिश करते हैं, यानी खंडन से शुरुआत करते हैं और मंडन तक पहुंचते हैं। चाहे आप मंडन से शुरुआत करें और खंडन तक पहुंचे, या फिर खंडन से शुरुआत करें यानी लोगों की बात काटे और उसके बाद में अपनी बात रखे, किसी भी ढंग से आप इसमें शरीक हुइए तो आप जितने अच्छे ढंग से अपनी बात रख रहे हो उतने ही अच्छे ढंग से आप दूसरों की बात काट रहे हो, इसको महत्व दिया जाता है। नेचुरली ये डिबेटिंग कंपटीशन में आप जो बात कह रहे हो कितनी ठोस है, क्या नहीं है, इसको बहुत कम महत्व मिलता है। आपका विषय का, इस विषय का कितना गहरा अध्ययन है, इसको भी बहुत कम महत्व मिलता है।
और करीबन आप केवल युक्तिवाद पर, आर्ग्यूमेंट्स पर ज्यादा निर्भर रहते हो, उसी की ज्यादा कोशिश करते हो और इस ढंग से डिबेटिंग चलते हैं। अभी एक जमाने में मैं घर से, मुझे पैसे प्राप्त नहीं होते थे, पिताजी से झगड़ा हो गया था और तब से मैंने अपने एजुकेशन के लिए भी पैसे नहीं लिए। तो मेरे कमाई के साधन क्या थे? मेरे एक चाचा थे, मुझे बहुत मानते थे, वो थोड़ा सा मुझे शिष्यवृत्ति देते थे और एक ट्रस्ट के माध्यम से, वो काफी कम थी। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का और ग्रेजुएशन के ऊपर का शिक्षण उसके ऊपर होना संभव नहीं था। तो मेरे उन दिनों में कमाई का साधन ही था डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स, उसके प्राइजेस प्राप्त करना। और इस कारण जाने अनजाने में उसी ढंग से बोलने का, उसी ढंग से जीतने की कोशिश करने का, एक दो साल में ही मेरे ध्यान में आया कि इसके कारण अपन बहुत अपने आप को अच्छा वक्ता नहीं बना रहे, केवल अपने आप को एडवोकेट बना रहे हैं, केवल अच्छे आर्गुमेंट्स करना सीख रहे हैं। जो अपन ने भाषण कला के क्षेत्र में शुरुआत की थी, मैंने डिबेटिंग के पहले शुरुआत की थी, वहां ध्यान रखा था कि मुझे हर विषय का ज्ञान अच्छे ढंग से आना चाहिए। वो बात छूट रही थी क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। कोई भी विषय आए, 7 मिनट में बोलना है, दूसरे के आर्गुमेंट्स को बुरी तरह से फ्लॉप करवाना है, उनको काटना है, वे कैसे अतार्किक है, झूठे हैं, पगलेपन के हैं, मूर्खतापूर्ण है, यह साबित करना है और फिर अपनी बात कहनी है और प्राइज पाना है। और भाषा वगैरह तो मराठी में बोलता था, मराठी पर कमांड थी ही, तो भाषा भी बहुत अच्छी रहती थी। बाकी स्टेज डेयरिंग वगैरह वगैरह बाकी सब अच्छा रहता था, प्राइज मिल जाता था। धीरे धीरे मुझे ये बात अखरने लगी और पूरे डिबेटिंग कॉम्पिटिशन में कम से कम साल में 50 के ऊपर डिबेटिंग कॉम्पिटिशन होती थी। 100 रुपया, 150 रुपया फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज 100 रुपया, इस ढंग के प्राइजेस रहते थे। धीरे धीरे ये माहौल बनते गया, एक एक एक्सपर्ट मेरे जैसे ही बनते गए। मैं तो कम से कम शेर नहीं कहता था अपने वाद विवाद में। शेर तो आप जानते हो, शेर यानी मैं जंगल का शेर नहीं कह रहा हूं, कविता का शेर, बहुत लोकप्रिय प्रकार था। अब शायद सुनने वाले नए रहते थे, लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स रहते थे 100-150 विद्यार्थी, वही इधर उधर जा जाके हर डिबेटिंग कॉम्पिटिशन में होते थे। तो सब एक दूसरे को अच्छे जानने लग गए थे। हमारे यहाँ एक बहुत फेमस वक्ता थे, अभी नाम नहीं लूंगा मैं क्योंकि अच्छी बात नहीं कह रहा हूं, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं। वो हमेशा अच्छा प्राइज ले जाते थे। वही शेर उसी ढंग से बात रखने के बाद, कोई नयापन नहीं बात में। धीरे धीरे मैंने अपना एक ग्रुप बनाना शुरू कर दिया, खासकर मराठी लोगों का ज्यादा, जिसमें नितिन गडकरी जी भी थे, शास्त्री कर मेरे एक फ्रेंड थे, अच्छे वक्ता थे सभी। उन्होंने कहा कि ये बात गलत है, इससे तो हम वहीं रह जाएंगे, वक्ता कर कभी आगे बढ़ेंगे। हमें प्राइज मिले ना मिले, हम अभ्यास कर अच्छी बात रखेंगे, विषय को अच्छे ढंग से रखेंगे। और वो जो हमारा निर्णय था वो बहुत अच्छा निर्णय था। वक्ता कर बिगड़ने की जो संभावना थी, वहां पर हम अपने आप को समय रहते हुए रोक पाए। और फिर चाहे मार्क्स मिले ना मिले, यानी प्राइज मिले ना मिले, लेकिन अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से रखेंगे, स्टडी कर रखेंगे, गहराई से रखेंगे, डेप्थ के साथ रखेंगे। ये प्रयास हमारा शुरू हुआ और उसका काफी फायदा हम वक्ताओं को भी मिला। और उसके कारण थोड़ा सा ये जो डिबेटिंग के परीक्षक रहते थे उनमें भी काफी परिवर्तन आना शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने डिबेटिंग के बाहर रहने का निर्णय लिया, क्योंकि 3-4 साल बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, अपने डिबेटिंग छोड़ना चाहिए, नहीं तो वक्ता इस बहाने एक छोटा वक्ता अपने में से बनेगा जो कभी बढ़ नहीं पाएगा। लेकिन शुरुआत में ये जो कला है, दूसरे के पॉइंट्स काटना और अपनी बात रखना, ये हर क्षेत्र में बहुत महत्व का होता है। आगे जीवन में मुझे इस कला का बहुत उपयोग हुआ। मेरे स्टेज पर बड़े बड़े सिंपोजियम्स हुए हैं,
बड़े बड़े लोग चढ़कर आए हैं। मेरे ही स्टेज पर कई लोगों ने मुझे गालियां दी है, वो भी अनुभव में विस्तार से आपसे कहूंगा। और हर एक का मैं इस युक्तिवाद में, इस बात को रखने के तरीके में पराजय करता हूं, ऐसा वातावरण हमेशा खड़ा कर पाया। ये जो दूसरे की बात काटने की क्षमता है, बहुत उपयोगी होती है। मैं अपने एवरेज भाषण में इसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं करता, क्योंकि मुझे पॉजिटिवली बात लोगों तक पहुंचानी होती है। लेकिन जहां कहीं आपके ही स्टेज पर दूसरी व्यक्ति आपके खिलाफ बात कर रही है, आपके विचारों के खिलाफ बात रखने की कोशिश कर रही है, आप झूठे बोल रहे हो ऐसा बोल रही है, वहां पर इस ढंग से परिसंवाद में उसको जीतना, इसके लिए इस ढंग की आपकी क्षमता और कौशल बहुत सुंदर तरीके से उपयोग में आता है। जिस ढंग से मैं आर्ग्यूमेंट करता था, उसके बाद में मुझे कई लोग कहते थे कि आपने वकील बनना चाहिए, बहुत अच्छे वकील बनोगे। अब मेरे साथ में जो कुछ अच्छे वक्ता थे, जैसे सुबोध धर्माधिकारी थे, वो आगे चलकर बहुत ही अच्छे वकील बने, बड़े वकील बन पाए। मेरे दूसरे एक एसपी गुप्ता नाम के बहुत अच्छे डिबेटर मित्र थे, हिंदी में बोलते थे। वो पुलिस डिपार्टमेंट में गए, कमिश्नर बने, डीजी तक गए, एडिशनल डीजीज होते हैं उसमें, वहां तक गए। लेकिन आगे वक्तृत्व उनका छूट गया। वकीली के क्षेत्र में, यानी एडवोकेट जो हैं, उनके क्षेत्र में इसका उपयोग होते रहता है। लेकिन अगर आप हमेशा केवल डिबेटिंग करते रहोगे, तो एक वक्ता कर आप बहुत मर्यादित बन जाते हो, छोटे बन जाते हो। यह भी हमने बहुत अच्छे ढंग से ध्यान में रखना चाहिए। यह डिबेटिंग कंपटीशन की दूसरी एक बुरी बात है कि आप जो साइड लेते हो, उस साइड को आपको जीतना है। चाहे वो साइड आपको पसंद है, यानी आप सही मानते हो, या फिर वो साइड झूठी है। साइड झूठी होने के बाद आपको दिल से लग रहा है कि यह साइड झूठी है, इसके बावजूद आप उसको प्रूव करने का प्रयास करते हो और उसके आधार पर जीतने का प्रयास करते हो। यह तो जैसे पॉलिटिकल लीडर जैसा हो गया है कि भाई दूसरा करेगा वो सब गलत और हमारी पार्टी जो करेगी सब सच्चा। इसमें इंसान अपनी इंटेग्रिटी खोता है, अपनी प्रामाणिकता खोता है। और इसीलिए मैंने 2 साल बाद डिबेटिंग रोका। उसके पीछे का मेन कारण तो यह था कि हम कई विषय के डेप्थ में नहीं जाते हैं, दूसरे को काटने में ही ज्यादा महत्व देते रहते हैं, ज्यादा अभ्यास करने की भी जरूरत नहीं होती है, और दूसरा हम प्रामाणिकता से दूर हटते जाते हैं। इसके बावजूद मैं डिबेटिंग करता था, तब हमेशा जो चीज मुझे पसंद है, मान्य है, उसी साइड से मैं बात करता था। अब ये चॉइस रहता था, दूसरा बेचारा उसको बोलता था तू खिलाफ बोल भाई, अब वो मान लेता था। लेकिन ऐसा अवसर तो हर समय हर व्यक्ति को नहीं मिल सकता है। उसे जो भी उसके टीचर रहेंगे, जो उसको सौंपे गए, उसी साइड से उसको बोलना होगा। तो डिबेटिंग की सबसे बड़ी खामी ऐसी है कि आप अपनी प्रामाणिकता अंदर से कायम नहीं रख सकते हो। आपको झूठी साइड का भी समर्थन करना होता है, उसका बखान करना होता है, झूठी बात कह कह कर कर उसकी तारीफ करनी होती है। तो ये अगर आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है आगे चलकर, तो आपकी इंटेग्रिटी नहीं बचती है। और मैं ऐसा मानता हूं कि वक्तृत्व का प्रभाव जो लोगों पर होता है, वो जितना आपके कौशल का होता है, जितना आपकी कला का होता है, जितना आपके इफेक्टिव स्पीकिंग का होता है, उससे ज्यादा आपके दिल के गहराई का होता है। यह बात हमेशा आप याद रखिए। हर श्रोता में आपकी बॉडी लैंग्वेज समझने की क्षमता होती है, जो हमको, हर प्राणी को प्राप्त होती है, इंसान को प्राप्त होती है। इंसान को तो बहुत बेहतर तरीके से प्राप्त होती है। इसलिए अगर आप झूठ बोल रहे हो, आप जो कह रहे हो उसके बारे में आप खुद कन्विंस नहीं हो, आप केवल लोगों को कन्विंस करने के लिए कुछ आर्गुमेंट्स कर रहे हो, तो लोगों तक वो बात भी पहुंच जाती है, वो असर नहीं होता है। और वही बात अगर प्रामाणिकता से पहुंचती है,
दिल की गहराई बाहर आती है तो लोगों पर उसका बहुत असर होता है। और ऐसे कौन कौन वक्ता है उसका भी बाद में मैं विस्तार से आपके सामने वर्णन करने वाला हूं। कुछ नाम तो मैंने आपके सामने पहले लिए। तो ये जो भी डिबेटिंग कौशल है, शुरुआत के दिनों में उसमें हिस्सा लेकर वो आत्मसात करना आवश्यक है। वकीलों के लिए बहुत बढ़िया है। अच्छे डिबेटर्स हमेशा बहुत अच्छे वकील साबित हो सकते हैं, प्रोवाइडेड आगे चलकर अभ्यास करने की उनकी प्रवृत्ति अगर कायम रही तो। केवल आर्गुमेंट्स के आधार पर कोई वकील अच्छा काम नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी बहुत सहायता होती है। अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स को भी डिबेटिंग आना ही चाहिए। डिबेटिंग में एक्सपर्ट रहेंगे तो हमेशा वो बाजी जीत गए इस ढंग का वातावरण निर्माण कर पाते हैं। अब मित्रों, दूसरा जो प्रकार है जिसे हम कहते हैं भाषण देना, इलोक्यूशन, ओरेटरी, स्पेशली इसका नाम है इलोक्यूशन, भाषण कला। अब यह भाषण कला जो है वो आपको पूरी तरह स्वतंत्रता देती है कि आपको कैसे विचार रखने हैं, क्या विचार रखने हैं, और यह बेहतर फॉर्म है। वक्ता इस रिश्ते से अपने आप को डेवलप करने का यह बेहतर और बढ़िया फॉर्म है। जिसको भी अच्छा वक्ता बनना है उसने इस फॉर्म को ज्यादा महत्व देना चाहिए। भाषण में आप अपनी बात रखते हो, अपनी बात रखते रखते आप खंडन भी करते हो, दूसरे की बात काटते भी हो। यहां दूसरा यानी कोई बोलने वाला ही चाहिए आपके स्टेज पर, इसकी आवश्यकता नहीं है। दूसरे की बात कैसी झूठ है या फिर अनसाइंटिफिक है या फिर जनता के हित में नहीं है, ये जो भी बात आप लोगों के सामने रखते हो, तो जरूरी नहीं कि स्टेज पर किसी ने वो बात बोली हो। आम जनता में जिस ढंग की कल्पना है, जिस ढंग की विचारधारा है, जैसा लोग समझ रहे हैं, वो बात अगर सच नहीं है तो आप उसका उदाहरण लेकर, उस बात का उच्चारण कर कर, वो बात का आप खंडन कर कर अपनी बात रख सकते हो। यानी बात रखने को, मंडन को ज्यादा महत्व है। मंडन और खंडन ये दोनों शब्द संस्कृत होने के कारण हिंदी के लोगों को भी समझ में आते हैं। और अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से रखते रखते उसको एस्टेब्लिश करने के लिए बीच बीच में आप खंडन करते हो। यहां सबसे बड़ी सहूलियत ऐसी है, डिबेटिंग में आप खंडन करते वक्त हमेशा सामने की जो व्यक्ति है जिसने ये बात कही है, उसने ये बात मूर्खतापूर्ण कही है, इस ढंग से आप उसका इंप्रेशन निर्माण करने का प्रयास करते हो। भाषण कला में इसकी आवश्यकता नहीं होती। आप सामने की व्यक्ति आपके खिलाफ जो बात है, जिसको आप काट रहे हो, जिसका आप खंडन कर रहे हो, फुल रिस्पेक्ट के साथ में भी उसका बहुत अच्छे ढंग से खंडन किया जा सकता है। आप उसको पराजित करने के लिए यह बात कह रहे हो, इस ढंग से आपको स्टांस लेने की जरूरत नहीं होती है। इस ढंग का आभास आपको नहीं करना होता है। तो इसलिए सामने के व्यक्ति का रिस्पेक्ट रखकर भी आप बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रख सकते हो। अपनी बात की मजबूती के लिए खंडन करना, लेकिन मंडन पर मंडन को ज्यादा महत्व देना, उस पर ज्यादा जोर देना। मंडन के साथ में पॉइंट्स रखते वक्त जानकारी बहुत सटीक होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, लोगों को बेहतर रखनी चाहिए, इसकी आवश्यकता होती है। और यहां आपको भाषण कला सीखने का बहुत सुंदर अवसर मिलता है, क्योंकि आप अपने आप को बेहतर बनाने की यहां कोशिश करते हो, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते हो। यहां खंडन करने के बावजूद आपको दूसरों को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। अपनी बात ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा अच्छे ढंग से, ज्यादा कन्विंसिंग ढंग से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हो। तो ये भाषण कला का एक बेहतर प्रकार है, टाइप है।
जो आपको एक अच्छा वक्ता बनने के लिए बहुत सुंदर मदद करता है। और इसमें सबसे बढ़िया बात ऐसी है कि आपको कोई झूठ बात नहीं बोलनी पड़ती है। आपके जो विचार है, आपको जो पसंद है, आपको जो मान्य है, आपके विचारों को जो सुसंगत लगता है, आपके विचारों को जो बहुत प्रैक्टिकल लगता है, लॉजिकल लगता है, वही बात आप बहुत अच्छे ढंग से रख पाते हो। यह इस बात की खासियत है। और इसलिए यह भाषण इलोक्यूशन प्रकार बहुत महत्व का होता है। जिन दिनों मैं अपने कॉलेज के डिबेटिंग सोसाइटी का प्रेसिडेंट था, अब हर जगह डिबेटिंग कंपटीशन चलती थी, इलोक्यूशन कंपटीशन बहुत कम होती थी। हर हफ्ते में हर शनिचर को हम प्रोग्राम रखते थे कॉलेज में। तो उसमें मैं हमेशा देखता था कि केवल डिबेटिंग ना हो, 50% डिबेटिंग प्रोग्राम हो गए, 50% इलोक्यूशन के प्रोग्राम हो गए, ताकि हर व्यक्ति को अपनी बात बेहतर ढंग से रखने का अवसर मिलना चाहिए, स्टडी करने की आवश्यकता गिरनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, और उसने स्टडी करना चाहिए। तीसरा प्रकार है सिंपोजियम। हमने डिबेटिंग देखा, दूसरा इलोक्यूशन भाषण कला देखी, फिर हम तीसरा देख रहे हैं परिसंवाद सिंपोजियम। यह भी बहुत लोकप्रिय प्रकार है। जब एक से ज्यादा वक्ता होते हैं, विषय एक ही रखा जाता है, और एक विषय पर आपको कौन सी साइड लेनी है यह आप पर निर्भर होता है। यानी वाद विवाद जैसा, डिबेटिंग जैसा यहां कोई कंपल्शन नहीं होता है। अब इसमें आप एक तो जो विषय आपके सामने रखा है उसके खिलाफ भी बात कर सकते हो, जो विषय है उसका समर्थन कर सकते हो, या फिर बीच की भी अवस्था आप ले सकते हो। आप इस विषय के अनुसार, ये विषय के इर्द गिर्द के विचार आपको रखने हैं, आपके विचार आपको रखने हैं। तो यह सिंपोजियम की खासियत होती है। और बौद्धिक क्षेत्र में इसको बहुत महत्व है, सामाजिक क्षेत्र में इसको महत्व है, साहित्यिक क्षेत्र में इसको महत्व है, हर क्षेत्र में इसको महत्व है। तो मैं परिसंवाद को यानी सिंपोजियम को हमेशा डिबेटिंग से बेहतर मानता हूं। यह बेहतर विकल्प है। अब इसमें फिर वही बात हो गई कि जो यानी भाषण कला में जो आप करते हो वही, कि आपको अपनी बात रखने को ज्यादा महत्व देना है, लेकिन दूसरे की बात काटकर भी आप अपना भाषण अच्छे ढंग से एस्टेब्लिश कर सकते हो, आपका विचार एस्टेब्लिश कर सकते हो, आपका विषय एस्टेब्लिश कर सकते हो, यहां तक आप दूसरों का खंडन भी करते हो। यह खंडन मर्यादित भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। मेरे मूवमेंट की यह सबसे बड़ी ताकत रही है, सिंपोजियम्स आयोजित करना। अब शुरुआत की बात मैं कहूं, जब मैंने 1982 में अंधविश्वास के खिलाफ काम शुरू किया, उसके पहले ही मैं एक वक्ता कर बहुत एस्टेब्लिश हो चुका था, पत्रकार कर एस्टेब्लिश हो चुका था पूरे महाराष्ट्र में। तो बड़े पैमाने पर लोग आते थे, और एक तरफ आने वाले लोग तो कन्विंस होते थे, लेकिन पेपर्स में हमेशा छपकर आता था, और उसका लाइन हमेशा इस ढंग से होती है कि शाम मानव अंधविश्वास के नाम पर लोगों के श्रद्धा को, आस्था को ठेस पहुंचाते हैं, और लोगों के श्रद्धा के खिलाफ और आस्था के खिलाफ बात करते हैं। अब मेरे तो संगठन का मोटो था कि मैं धर्म और भगवान के खिलाफ बात ही नहीं करूंगा। मैं केवल धर्म और भगवान के नाम पर जो लोगों को ठगा जाता है, उस ठगी के विरुद्ध, इनके नाम पर जो लोगों का शोषण किया जाता है, उस शोषण के विरुद्ध लड़ाई करूंगा और वही बात रखूंगा। तो मेरी मान्यता थी, मैं तो कोई आस्था के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, श्रद्धा के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा हूं।
लेकिन उसमें इसी ढंग से बातें लिखी जाती। तरुण भारत में मैंने काम किया था, मैं नागपुर से काम शुरू कर रहा हूं, आरएसएस का गढ़ है तरुण भारत, आरएसएस का मुखपत्र है। तो मुझे एक आइडिया सूझा, मैंने कहा क्यों ना लोगों के सामने ये सवाल रखा जाए, भाई ये श्रद्धा क्या होती है, अंधश्रद्धा क्या होती है, इस दोनों में फर्क क्या हो। एक बड़ा सिंपोजियम हमने आयोजित किया नागपुर में। आगे चलकर इस सिंपोजियम की बहुत मदद मुझे मेरे संगठन के काम के लिए, मेरी बात रखने के लिए मिली। अब इसमें हमने 2 दिन का सिंपोजियम रखा। पहले दिन 6 वक्ता थे। इन 6 वक्ताओं में विषय था श्रद्धा और अंधश्रद्धा, और बड़े बड़े वक्ता थे और मैंने उनको पॉइंट्स दिए थे कि आपको क्या बातें रखनी है। हर एक को आधा घंटा दिया गया था, 3 घंटे चलने वाला पूरा प्रोग्राम था। आपको श्रद्धा यानी क्या ये बात रखनी है, अंधश्रद्धा यानी क्या ये बात रखनी है, श्रद्धा और अंधश्रद्धा में क्या फर्क है ये बात रखनी है, ये तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट था कि अंधविश्वास दूर करते समय श्रद्धा को बिल्कुल ठेस ना पहुंचे, इस ढंग से काम कैसा करना चाहिए, यह भी आपको बात रखनी है। अब इनमें कौन वक्ता थे जिनके हाथ के नीचे मैंने पत्रकारिता सीखी? वो हमारे तरुण भारत के संपादक मागो वैद्य। मागो वैद्य आगे चलकर पूरे भारत के आरएसएस के बौद्धिक प्रमुख बने। जिनके हाथ के नीचे मैंने काम किया, पहले सह संपादक थे, बाद में संपादक बने, दीभा घुमरे। हालांकि ये आयोजन में उनका बड़ा हिस्सा था। वो खुद सावरकरवादी विचारों के होने के कारण मुझे हमेशा समर्थन देते थे। डॉक्टर अना देशपांडे, श्रीभा वर्णेकर संस्कृत पंडित थे। ऐसे 6 लोग, बड़े बड़े लोग, जिनका अध्ययन बहुत गहरा है ऐसा माना जाता है। और प्राचार्य राम शेवाड़कर जैसा एक्सेप्शनल वक्ता उनका अध्यक्ष था, प्रेसिडेंट। तो इस ढंग से वो बहुत अच्छे ढंग से बात चल रही है। 6 लोगों ने अपनी बात रखी पहले दिन, श्रद्धा और अंधश्रद्धा परिसंवाद। नागपुर का धनवटे नेशनल सभागृह था विदर्भ साहित्य संघ का, खचाखच हॉल भरा हुआ था, लोगों को बाहर खड़ा रहना पड़ा। और पहले दिन ये 6 लोग 3 घंटे बोले। दूसरे दिन और 6 लोग 3 घंटे बोले। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भालो भोळे, मैं, यशवंत मनोहर, प्रोफेसर रानडे, डॉक्टर रूपा कुलकर्णी और कुछ, ऐसे मिलाकर 6 लोग थे। शायद यशवंत मनोहर जी का मैंने नाम लिया नहीं होगा, तो यशवंत मनोहर जी। अब सभी लोग विद्वान थे, ज्यादातर इनमें से प्रोफेसर्स थे। यह परिसंवाद 2 दिन का होने के बाद में पूरी तरह से वातावरण बदल गया। उसके बाद में किसी पेपर के अग्रलेख में इस ढंग से बात नहीं आई कि श्याम मानव अंधविश्वास के नाम पर श्रद्धा उखाड़ फेंकने का काम कर रहा है, आस्था उखाड़ फेंकने का काम कर रहा है। क्योंकि इस 2 दिन के परिसंवाद में हर एक को कमिट करना पड़ा कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा में फर्क करना बहुत डिफिकल्ट है। और इसमें से हमारे ओर की बौद्धिक दादागिरी एस्टेब्लिश हुई। हालांकि इस परिसंवाद के बारे में मैं बहुत विस्तार से बाद में बोलने वाला हूं, अभी केवल मैं आपके सामने जानकारी दे रहा हूं। फिर 1 साल बाद दूसरा परिसंवाद रखा, अध्यात्म और विज्ञान। उसमें भी ऐसे ही बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया था। अब लोगों को मालूम था कि ये परिसंवाद बहुत महत्व के होते हैं, इसलिए भीड़ भी बड़े पैमाने पर इकट्ठा हुई। पहले परिसंवाद की चर्चा काफी दिनों तक चलते रही पेपर्स में। दूसरा परिसंवाद भी बहुत अच्छा हुआ।
तीसरा परिसंवाद जब तीसरी बार हमने आयोजित करने का प्रयास किया, मामा जिनको हम कहते हैं दीबा घुमरे, तरुण भारत के संपादक, वो मुझसे कह रहे थे कि अब यह संभव नहीं है। सब वक्ता कह रहे हैं कि वो मानव अपने को स्टेज पर बुलाते हैं, उनके पीछे पूरा का पूरा विज्ञान खड़ा है, और ये विज्ञान खड़ा होने के कारण ये लोग हमको धो डालते हैं। और मामा साहब मुझे कह रहे थे कि शाम चारवाक का हम लोगों ने पराभव किया था एक जमाने में, हमारे लिए संभव भी हुआ था, लेकिन आज के जमाने में पूरा का पूरा विज्ञान तुम्हारे पीछे खड़ा है, यानी रैशनल विचारों के पीछे खड़ा है, विवेकवादी विचारों के पीछे खड़ा है। इसलिए तुम लोगों की बात काटकर हमारी पुरानी बात रखना यह असंभव सा हो गया है, और इसलिए कोई वक्ता बोलने के लिए तैयार नहीं है, और उसके बाद में सिंपोजियम्स नहीं हुए। अब ये सीरियस सिंपोजियम्स थे, कॉलेज लेवल में चलने वाले सिंपोजियम्स नहीं थे। हर व्यक्ति को काफी अवसर दिया गया था, पूरी तैयारी के साथ में आए थे। इनमें से सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के विद्वान लोग थे। इसका मेरे संगठन को बहुत बल मिला। एक बौद्धिक दादागिरी जिसको कहते हैं, वो एस्टेब्लिश होने में इसका बहुत बल मिला। और पहले जैसे लोग नकार देते हैं, श्याम मानव को क्या समझता है, वो चमत्कार कर कर लोगों को बताता है, उसको क्या अक्कल है, ये बात कहना पूरी तरह से बंद हो गया। ध्यान में आया कि बड़े बड़े विचारवंत, बड़े बड़े बौद्धिक लेने वाले लोग, वो भी यहां अपनी बात रखते वक्त सिद्ध नहीं कर पाते। फिर हमने इस सिंपोजियम प्रकार का उपयोग हमेशा करते गए। जैसे मुरली मनोहर जोशी के जमाने में 2002 में वो एचआरडी मिनिस्टर थे, और उन्होंने ज्योतिष यूनिवर्सिटीज में शुरू करना शुरू कर दिया था। नागपुर यूनिवर्सिटी ने निर्णय लिया था, वो भी किस्सा बहुत विस्तार से सुनाने लायक है, इसलिए तब मैं सुनाऊंगा। अभी इतना ही कहूंगा कि हमने हर 11 डिस्ट्रिक्ट थे नागपुर यूनिवर्सिटी में, ये 11 के 11 डिस्ट्रिक्ट में हमने 2 दिन सिंपोजियम्स रखे। पहले दिन जाहिर तरीके से सिंपोजियम होता था, जिनको लगता है कि ज्योतिष सच है वो आए, ये वाद विवाद नहीं है, अपनी बात रखें। और दूसरे दिन फिर विस्तार से मैं ज्योतिष शास्त्र कैसे शास्त्र है ये बात रखता था। तो कुछ पेपर्स ने यह भी लिखा था कि यह श्याम मानव का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, यह परिसंवाद यानी ये सिंपोजियम्स, यानी गांव गांव जा रहे हैं हम सब, ज्योतिषों को चैलेंज कर रहे हैं, आइए स्टेज पर अपनी बात को सिद्ध कीजिए, क्यों ज्योतिष को शास्त्र मानना चाहिए, यूनिवर्सिटी ने शुरू करना चाहिए। टोटल हमने विदर्भ के 11 जिलों में 48 के आसपास प्रोग्राम्स लिए थे, और उसके बाद में यूनिवर्सिटी को निर्णय लेना पड़ा कि ज्योतिष शास्त्र शुरू नहीं होगा, जबकि ऑलरेडी निर्णय हो चुका था। तो ये सिंपोजियम्स एक बौद्धिक क्लैरिटी निर्माण करने के लिए एक तरफ, विचारों का लोगों के साथ में आदान प्रदान करने के लिए, और बौद्धिक दादागिरी एस्टेब्लिश करने के लिए भी बहुत उपयुक्त है। वाद विवाद में हर आदमी एक दूसरे को काटता है, इसलिए किसकी बात सच है किसकी बात झूठ है, इसी के बारे में लोगों के मन में संभ्रम हमेशा बचा रहता है। सिंपोजियम में, परिसंवाद में ऐसा नहीं होता है। सिंपोजियम बहुत प्रतिष्ठित भी माने जाते हैं, और इसलिए ये वाद विवाद से एक अलग प्रकार, लेकिन एक स्टेज पर एक ही विषय रखने के लिए अलग अलग विचारधारा के लोगों को सुनने को मिलते हैं। और स्वाभाविकता से कौन से विचार को हमने महत्व देना चाहिए, अपने जीवन में कौन से विचार को हमने स्वीकारना चाहिए, इसका निर्णय लोग आसानी से करना संभव हो जाता है। इसलिए लोगों की बेहतरी के लिए भी, उनकी वैचारिक क्षमता बढ़ने के लिए भी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ने के लिए भी इसका बहुत सुंदर उपयोग होता है। तो ये परिसंवाद की कला है।
परिसंवाद में आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, आपके स्टेज पर 4-5 लोग बोलने वाले हैं, उनकी बात काटते वक्त भी कहीं उनका अपमान ना हो, कहीं वो अपने आप को कम दिखाया गया, मुझे कम आका गया, इस ढंग से महसूस ना करे। ये देखकर अपनी बात रखनी होती है। अब उसमें क्या आर्गुमेंट्स और ये सब बातें जब मैं विस्तार से वो लूंगा, ये परिसंवादों के बारे में एक बहुत अच्छे ढंग से वो बात आपके सामने रखने जैसी चीजें हैं तो रखूंगा। तब इस कला में, परिसंवाद में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, देखिए भाषण में एक्सपर्ट बनना एक अलग बात है, वहां आप अकेले होते हो, या फिर अकेले भी नहीं हो, 2 वक्ता है या 3 वक्ता है तो कोई आपसे अपेक्षा नहीं रखता है कि आप उस विषय में अपना दूसरों से बेहतर अपने आप को एस्टेब्लिश करो। लेकिन परिसंवाद में, सिंपोजियम में यह अपेक्षा होती है, एक थोड़ी अलग ढंग की यह कला है। यहां आपको समय का बहुत भान रखना होता है, कम समय में अपने को बात रखनी होती है और इस ढंग से बात रखनी होती है कि आप वहां 6 लोगों में, 5 लोगों में, 4 लोगों में अपने आप को अच्छे ढंग से, अपने विचारों को, यानी मैं अपने आप को एस्टेब्लिश करना, इसको कभी महत्व नहीं दिया मैंने, देता भी नहीं हूं, देना भी नहीं चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। अपने विचारों को एस्टेब्लिश करना, इसके लिए ये सिंपोजियम की कला आत्मसात करना, यहां फिर आपको वाद विवाद की कला का बहुत सुंदर उपयोग होता है, लेकिन आपको मर्यादा रखनी होती है। ये दोनों का संतुलन रखकर आप इसमें माहिर हो सकते हो। फिर मित्रों, चौथा प्रकार है व्याख्यान। अब ये व्याख्यान नाम की क्या चीज है वो भी हम देखेंगे। व्याख्यान में जनरली हम बोलते हैं ऐसा कि हमारे टीचर का व्याख्यान हमने सुना, लेक्चर जिसका भाषांतर किया जाता है, और मराठी हिंदी में बोलते वक्त कई बार हम बोलते हैं कि हमारे टीचर का व्याख्यान हमने सुना क्लास में। तो यह व्याख्यान क्लास में भी होता है और क्लास के बाहर भी होता है। तो क्लास में जो होता है उसको हम व्याख्यान कहेंगे क्या? टेक्निकली तो उसको कह सकते हैं, लेकिन टीचिंग मेथड अलग होती है, टीचिंग करना अलग होता है। टीचिंग के समय आप बीच में रुक सकते हो, टीचिंग के समय आप रिपीटेशन कर सकते हो, सामने के स्टूडेंट्स को समझा नहीं समझा ये देखकर आगे चल सकते हो। व्याख्यान कंटिन्यूएशन में चलता है, व्याख्यान में आप बीच में रुके ये अपेक्षित नहीं है। लेकिन व्याख्यान एक सीरियस माना, भाषण और व्याख्यान में वैसे देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन भाषण को व्याख्यान नहीं कहा जाता है। व्याख्यान में आप अपना विषय बहुत गहराई से रखोगे, डेप्थ के साथ रखोगे, बहुत सारी जानकारी के साथ रखोगे, यह अपेक्षित होता है। जब व्याख्यान ये शब्द का उपयोग किया जाता है तब ऐसा माना जाता है कि यह व्यक्ति इस विषय का एक्सपर्ट है, इसलिए उसको व्याख्यान कहा जाता है। इस विषय में आपको विषय को बहुत अच्छे ढंग से न्याय देना होता है, डेप्थ के साथ में। व्याख्यान में जनरली मंडन को बहुत महत्व दिया जाता है, अपनी बात रखने को बहुत महत्व दिया जाता है, दूसरों की बात काटने को बिल्कुल महत्व नहीं दिया जाता है। और वैसे भी व्याख्यान एक व्यक्ति का होता है, तभी उसको व्याख्यान कहा जाता है, उसी को सुनने के लिए लोग आते हैं। वो बात को काटता भी है तो एक आम धारणा जो लोगों में है वो कैसी गलत है ये सिद्ध करने के लिए वो बात काटता है, लेकिन आखिरी तक उसके भाषण का जो ढर्रा होता है वो केवल मंडन का होता है, पॉजिटिव बात रखने का होता है और सीरियस अटेम्प्ट होता है। सीरियस अटेम्प्ट होता है विषय कर। सीरियस का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि लोग बिल्कुल ऐसे ही बैठे हैं, कोई हंस नहीं रहा है, बिल्कुल वो कोई जोक नहीं मार रहा है, ऐसी बात नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन ये सीरियस अटेम्प्ट होता है, इसको काफी प्रतिष्ठा है।
गंभीर माना जाता है। जिसको उस विषय का बहुत अच्छा समझता है उसी के भाषण को व्याख्यान कहा जाता है। अब ये जो मान्यता प्राप्त हमारे समाज में है वो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। हालांकि देखा जाए तो भाषण कला और व्याख्यान में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। भाषण देना, इलोक्यूशन, और इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन इसके बावजूद व्याख्यान को बहुत महत्व दिया जाता है। सामाजिक क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में ये व्याख्यान को बहुत महत्व है। इवन धार्मिक क्षेत्र के कुछ लोग जो बोलते हैं उनका तरीका जिस ढंग का होगा उसके आधार पर उसको व्याख्यान कहते हैं। अभी ये व्याख्यान आम जनता की वैचारिक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत महत्व का माध्यम है। आम जनता की समझ ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इसका बहुत सुंदर उपयोग होता है। उसमें वैचारिक परिवर्तन करने के लिए भी इसका बहुत सुंदर उपयोग होता है। व्याख्यान में आक्रामकता की अपेक्षा नहीं होती है। आप शांति से भाषण दे रहे हो, अपनी बात रख रहे हो, यह अपेक्षित होता है। भाषण में आप एग्रेसिव होते हो, अपनी बात को मनवाना चाहते हो, यह अगर दिखता है तो ठीक है, लेकिन व्याख्यान में यह अपेक्षित नहीं होता है। अपनी बात आप बहुत शांति से और गहराई से रख रहे हो, इस ढंग से व्याख्यान शब्द वहां उपयोग में लाया जाता है। फिर पांचवा प्रकार है जिसको हम कहेंगे प्रवचन। अब प्रवचन में और व्याख्यान में क्या फर्क है? अब मुझे कई बार ऐसा होता है लोग इसमें का फर्क नहीं करते और बाद में आकर बोलते, मानव सर जी आपका प्रवचन बहुत अच्छा था, तो मेरे सब कार्यकर्ता हंसने लगते हैं। अब उसको कहना रहता है कि आपका व्याख्यान बहुत अच्छा था या भाषण अच्छा था, लेकिन वो हमेशा धार्मिक प्रवचन सुनने को जाता है, तो प्रवचन शब्द उसके दिमाग में होता है। तो प्रवचन जनरली धार्मिक क्षेत्र के जो व्याख्यान होते हैं उनके लिए उपयोग में लाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो धार्मिक व्याख्यान होते हैं उनको हम प्रवचन कहते हैं। ये सब संस्कृत शब्द होने के कारण हिंदी में भी इसका उपयोग होता है। अब ये जो धार्मिक व्याख्यान है ये लोगों को बहुत पवित्र लगते हैं, प्रवचन खास कर जिसको हम प्रवचन कहते हैं। ये केवल सुनने से ही हमको कुछ मिलता है ऐसा उनको लगता है, यानी हमारा जीवन सफल हो जाता है, हमारा मोक्ष आसान हो जाता है, इस ढंग की कल्पना होती है। ये प्रवचन सुनना पुण्य कर्म है। अब कोई नहीं कहेगा कि व्याख्यान सुनना पुण्य कर्म है, भाषण सुनना पुण्य कर्म है, लेकिन प्रवचन सुनना यह पुण्य कर्म है ऐसा माना जाता है। जनरली आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं वो जब व्याख्यान देते हैं तो उसको प्रवचन कहा जाता है। अब ये जो प्रवचन है इसमें काफी बड़े पैमाने पर अंधविश्वास को बढ़ावा होता है। अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली कहानियां होती है, अंधविश्वास एस्टेब्लिश करने वाली काफी चीजें होती है, और इसलिए जो पहले से लोग अंधविश्वासी है और ज्यादा उनके अंधविश्वास को बल मिलता है। अभी जब कोई लोग रामायण पर बात करते हैं, महाभारत पर बात करते हैं, तो उनको भी प्रवचन कहा जाता है। और प्राचार्य राम शेवाड़कर, जिनको 10,000 में एक वक्ता कहा जाता था, बहुत सुंदर वक्ता थे। मैं तो बचपन से उन पर फिदा था, बेहतर वक्ता मानता था। और रामायण महाभारत पर बहुत व्याख्यान देते थे। अब जैसे जैसे हम बड़े होते गए, मेरे पिताजी के उम्र के थे, मेरे पिताजी के मित्र थे,
मैं जुड़ा था सर्वोदय के वातावरण से। वो आचार्य कुल जो था पूरे भारत का, उसके प्रमुख थे। विनोबा जी का आचार्य कुल था ये। इस कारण उनके साथ में काम करने का काफी बार अवसर भी प्राप्त हुआ। तो मैं बहस करते थे उनके साथ में कि आप रामायण की इन बातों का कैसा समर्थन कर सकते हो, जैसे कि शंबुक ने शंबुक का वध किया राम ने, क्योंकि वो निचली जाति का था, उसको तपश्चर्या करने का अधिकार नहीं था, और उसको राम ने केवल निचली जाति का होने के कारण, तपश्चर्या करने के कारण उनके पास जब कंप्लेंट आई तो उन्होंने उनको मार दिया, उनका वध किया, ऐसा कहा जाता है। फिर केवल एक धोबी ने बोला इसलिए सीता को छोड़ दिया। तो आप तो रामायण लोगों के साथ करते हो, शेयर करते हो, रखते हो लोगों के सामने, बहुत अच्छे ढंग से रखते हो, लेकिन उसके साथ में इन बातों का भी समर्थन हो जाता है। तो उसका असर शायद ऐसा हुआ, या शायद उन्होंने ही ऐसा माना। उनके रामायण में आगे चलकर इन बातों का मैं समर्थन नहीं करता हूं। राम ने ये जो बात की उस जमाने के अनुसार शायद वो ठीक भी होगी, लेकिन वो ठीक नहीं है, उसका समर्थन नहीं हो सकता, ऐसी भी बात उन्होंने रखना शुरू की। लेकिन ये अपवाद है, क्योंकि प्राचार्य राम शेवाळकर एक प्रामाणिक व्यक्ति थे, अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से रखते थे, विचारों से काफी प्रगल्भ थे, फिर भी पुरानी संस्कृति के साथ में, पुरानी बातों के साथ में उनका जुड़ाव था। एक तरफ गांधी विनोबा को बहुत मानते थे, विचारों से काफी सुलझे हुए थे, फिर भी परंपरा को पकड़कर रखने का उनका आग्रह था, लेकिन उसमें की बुराइयां टालने का भी आग्रह था। तो यह प्रवचन तो अपवाद हुआ। उनके इस भाषण को, रामायण महाभारत के भाषण को, काफी लोग प्रवचन कहते थे, यह अपवाद था। लेकिन बाकी प्रवचनों में तो अंधविश्वास भरा रहता है, अंधविश्वास को बल दिया जाता है, चमत्कार की कहानियां कही जाती है, प्रवचन होते हैं, उसमें भागवत होता है, भागवत के साथ में कई अंधविश्वास की कहानियां बार बार सुनाई जाती है, और प्रवचन में बड़े पैमाने पर स्त्रियां सम्मिलित होती है। केवल प्रवचन अटेंड करना यह भी एक पुण्य कर्म है, ऐसी मान्यता है। तो हमारे भारतीय परंपरा में यह प्रवचन की परंपरा लोगों का अंधविश्वास बढ़ाने का भी बड़े पैमाने पर काम करते हैं। शायद आप कहोगे कि सर इसके जरिए लोगों का धार्मिक ज्ञान बढ़ता है, धार्मिक समझ बढ़ती है। मैं तो काफी प्रवचन सुनते आया हूं, बड़े बड़े प्रवचनकार सुनते आया हूं। प्रवचन के जरिए मैंने धार्मिक समझ बढ़ाने वाली बात, एक शेवाळकर का तो मैंने उल्लेख कर ही लिया आपके सामने, नहीं सुनी। डॉक्टर्स का भाषण आयोजित किया, डॉक्टर्स लोग जिनका बहुत बड़े पैमाने पर भाषण आयोजित करते थे पूरे भारत में, ऐसे भी व्यक्तियों का मैंने भाषण यानी प्रवचन सुना है, वो भी अंधविश्वास को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देते थे। और मैं डॉक्टर लोगों को टोकता था कि केवल आपको बड़े पैमाने पर पैसे इकट्ठा हो इसलिए इस महाराज को आपने बुलाया है। ये प्रवचन में तो पूरा विज्ञान का, आपके सभी यानी उनके कहने के अनुसार आप जो डॉक्टरों के लिए करते हो तो वो आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, सब कुछ वही करता है, तो आपका तो कोई प्रयोजन ही है नहीं। तो ऐसे व्यक्ति के क्यों आप आयोजित करते हो? तो प्रवचन का उपयोग हमारे देश में धार्मिक समझ बढ़ाने, धार्मिक ज्ञान बढ़ाना, इससे ज्यादा उनके अंधविश्वास बढ़ाना, इसके लिए उपयोग अभी के समय में बड़े पैमाने पर होते आया है। फिर कीर्तन है। अब ये प्रवचन और कीर्तन में फर्क है। प्रवचन केवल व्याख्यान होता है, उसमें बीच बीच में किसी संत के वचन कहे जाते हैं, कभी उसकी ओवी कही जाती है, कभी अभंग सुनाए जाते हैं,
लेकिन कीर्तन में संगीत भी होता है, गायन भी होता है, डांस भी होता है। एक बहुत सुंदर वर्षन है ये कीर्तन परंपरा। महाराष्ट्र में ये कीर्तन परंपरा, जिसमें प्रवचन भी है, संगीत भी है, गायन भी है, भजन भी है, लोगों को साथ में लेकर बीच में ही भजन होता है, और नाचना भी है। यहां कई बार कीर्तन करने वाला भी नाचता है और उसको साथ देने वाले भी नाचते हैं। बहुत सुंदर परंपरा है। एक जमाने में महाराष्ट्र जो प्रोग्रेसिव बना ऐसा कहा जाता है, उसमें यह कीर्तन परंपरा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह जो वारकरी संप्रदाय है महाराष्ट्र का, जो पंढरपुर के विठोबा को बहुत मानता है, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव से जिसकी शुरुआत हुई, हालांकि उसके पहले बसवेश्वर से उसकी शुरुआत हुई, लेकिन महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव से शुरुआत हुई ऐसा माना जाता है। तो ये जो थी परंपरा, उस परंपरा ने बहुत बड़ा काम महाराष्ट्र में किया। एक तरफ चातुर्वर्ण के कारण जो बहुत बहुत कड़ी, गंदी, अमानुष जाति व्यवस्था थी, उसका दाह कम करने का काम किया। जिस चातुर्वर्ण व्यवस्था में आम इंसान को कोई कीमत नहीं थी, जिसको शूद्र कहा जाता था, और शूद्रों की संख्या हमेशा 40 से 50% रही है, उससे भी ज्यादा रही है। तो ये शूद्र वर्ग के लोग, और उसमें भी अस्पृश्य, छुआछूत, जिनका स्पर्श नहीं सहन होता है, उनके साथ में जो अन्याय होता था, शूद्रों के साथ में जो अन्याय होता था, उनको न्याय देने का काम, उनको अस्मिता प्रदान करने का काम। आप भी इंसान हो, आपको भी इंसान कर जीने का अधिकार है, आपको भी भगवान प्राप्त करने का अधिकार है, क्योंकि इन लोगों को संस्कृत से सीखने का अधिकार नहीं था, संस्कृत सुनने का अधिकार नहीं था। अगर संस्कृत सुनते भी है तो उनके कान में तप्त लाभारस डाला जाए, शीशे का रस ठूसा जाए, इस ढंग की शिक्षा देने वाली मनुस्मृति और उसके मैनेजमेंट का बहुत असर था उस समाज पर। उस समाज में ये बहुत बड़ा काम ये वारकरी संप्रदाय ने किया, कीर्तन परंपरा ने किया। इसमें एक तरफ मनोरंजन भी है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। वो खुद पूरे के पूरे, जब समझो 1000 लोग हैं तो 1000 लोग भजन करते हैं वो कीर्तनकार के साथ में। गायन भी है, साथ देने वाले जो लोग होते हैं वो संगीत देते हैं, कभी टाल कहते हैं, टाल एक दूसरे के ऊपर झंझन बजाते हैं, वो उसके जरिए अलग भी वाद्य होते हैं। बहुत सुंदर परंपरा रही। लेकिन जिन संतों के कारण ये परंपरा चलती आई, कीर्तन परंपरा, जिन्होंने अंधविश्वास दूर करने का बड़ा काम किया, जाति व्यवस्था दूर करने का या फिर जाति व्यवस्था के दाह कम करने का काम किया, इंसान को इंसान कर प्रतिष्ठा प्राप्त कर देने का प्रयास किया, वही कीर्तन परंपरा का आज का स्वरूप क्या है, मैं बचपन से देखते आया हूं। मेरे घर में 7 दिन कीर्तन चलते थे, जिसको सप्ताह कहा जाता था। बड़े बड़े कीर्तनकारों को बुलाया जाता था। मेरा घर ही वारकरी संप्रदाय का होने के कारण मैं कई कीर्तनकारों के कीर्तन सुनते आया हूं। ठूस ठूस कर लोगों में अंधविश्वास भरना। मैंने अपने जीवन में मेरा संगठन का काम शुरू करने के पहले कभी कोई अंधविश्वास के खिलाफ इन संतों ने काम किया, इसकी बात कभी सुनी नहीं। जबकि ये कीर्तनकार बहुत विद्वान माने जाते थे, बहुत अभ्यासु माने जाते थे, तज्ञ माने जाते थे इस विषय के, कभी इनके मुंह से ये बात नहीं सुनी। इसलिए जब मैंने अपने जीवन में पहली बार पुणे में आने के बाद में किर्लोस्कर प्रेस ज्वाइन करने के बाद में गंबा सरदार का एक आर्टिकल पढ़ा,
और वो कह रहे थे कि तुकाराम और ज्ञानेश्वर ने अंधविश्वास दूर करने का काम किया है, इस ढंग से लोगों को साथ में लाने का काम किया है, समता प्रस्तावित करने का प्रयास किया है। तो मेरे लिए शॉकिंग था कि ये क्या नई बात है भाई। मैं तो बचपन से तुकाराम महाराज की गाथा सुनते आया हूं, ज्ञानेश्वरी सुनते आया हूं। मेरे पिताजी बहुत सुंदर निरूपण करते थे इन दोनों का, और ये बात तो मुझे कभी पता नहीं चली, ना पिताजी के मुंह से पता चली, ना किसी कीर्तनकार के मुंह से पता चली। और पूरा इन संतों की तरफ देखने का एक मेरा रवैया आगे चलकर बदल गया। तो ये कीर्तन परंपरा महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय प्रकार है। ये प्रबोधन का एक हथियार रहा है, ताकतवान हथियार रहा है, लोगों में बदलाव लाने का हथियार रहा है। लेकिन बड़े पैमाने पर कीर्तनकारों ने अंधविश्वास बढ़ाने का काम किया, और इन संतों के बारे में भी अंधविश्वास बढ़ाने का काम किया। लेकिन आज के जमाने में, यानी 20वीं शताब्दी में, दो संत इसके अपवाद रहे। एक संत गाडगे महाराज और दूसरे तुकडोजी महाराज। अब संत गाडगे महाराज के बारे में मैं हमेशा आपके सामने बोलता हूं, तुकडोजी महाराज के बारे में भी आपसे कम से एक बार बहुत विस्तार से सब बातें रखूंगा। इन्होंने सही माने में जो संत ज्ञानेश्वर नामदेव से आने वाली परंपरा थी, उसको सही माने में आगे बढ़ाया, काल के अनुसार उसको इंप्रोवाइज कर आगे बढ़ाया। इसलिए कीर्तन परंपरा, ये इस परंपरा का एक बहुत बड़ा योगदान महाराष्ट्र में रहा है, जबकि कीर्तनकारों ने बड़े पैमाने पर अंधविश्वास बढ़ाने का काम किया है इसके बावजूद। तो मित्रों, ये सब भाषण के प्रकार मैंने आपके सामने रखे। हर भाषण प्रकार के लिए अलग अलग ढंग की योग्यता डेवलप करनी होती है। हर भाषण के प्रकार में आपको अलग अलग ढंग से सीखने को मिलता है। वाद विवाद में, भाषण कला में, जिसको हम इलोक्यूशन कहते हैं, परिसंवाद है, सिंपोजियम में, व्याख्यान में, प्रवचन में, ये सभी भाषण के प्रकार हैं। कीर्तन में भी भाषण बहुत बड़े पैमाने पर होता है, इसलिए कीर्तन परंपरा भी भाषण का हिस्सा है, ऐसा हम कह सकते हैं। मैंने सभी प्रकार हैंडल किए हैं कीर्तन परंपरा छोड़कर, लेकिन कीर्तन को बहुत नजदीक से देखा है, अनुभव किया है। और मेरा डायलेमा था, जब मैंने अंधविश्वास का काम शुरू करना था, मैंने तय किया था कि अंधविश्वास का काम गाडगे महाराज के जैसा ही मुझे करना है, उन्हीं के जैसा, उन्हीं की बात रखनी है। तब मेरे सामने डायलेमा था कि मैं कीर्तन परंपरा का उपयोग करूं या भाषण कला का उपयोग करूं, व्याख्यान का उपयोग करूं। और मुझे यह विश्वास था कि अगर मैं भाषण कला प्रयास से, परिश्रम से सीख पाया तो कीर्तन भी सीख लूंगा। असंभव सी तो बात नहीं है। लेकिन गाडगे महाराज के बारे में जो बहुत स्पष्ट थे, 100% रैशनल थे, अपनी बात को इस ढंग से रखते थे कि उनके बारे में कहीं डाउट लेने के लिए आपको जगह नहीं है, संदेह करने के लिए जगह नहीं है। बड़े बड़े लोगों ने उनका चरित्र लिखा। प्रबोधनकार जी ठाकरे, बाला साहब ठाकरे जी के पिताजी ने उनका चरित्र लिखा था, वो जिंदा थे तब लिखा था। गोनी दांडेकर जैसे बड़े व्यक्ति ने उनका चरित्र लिखा था, बड़े लेखक ने। उसमें कोई चमत्कार और कोई अंधविश्वास की बात नहीं थी। इसके बावजूद जब मैंने देखा कि उनके ऊपर पोथी लिखी गई, चमत्कार भरी हुई, उनका मंदिर बना है, और जो आदमी जिंदगी भर लोगों के अंधविश्वास दूर करते आया, ऐसे नवसे कन्या पुत्र होती तर का करने लागे पति, ये तुकाराम जी का अभंग लोगों को समझा समझा कर प्रबोधन करते आया कि ऐसा मन्नत बोलने से अगर लड़का लड़की होती तो फिर पति करने की क्या आवश्यकता है। यह सवाल उठाने वाला यह व्यक्ति उसी का मंदिर बना, और उसके मंदिर में स्त्रियां मन्नत मांग रही है। ये जब मैंने देखा तब मेरे दिमाग में क्लियर हुआ कि कीर्तन परंपरा के साथ में लोग चमत्कार जोड़ते हैं, और इसलिए यह परंपरा का उपयोग करना बहुत डेंजरस होगा। लोग फर्क नहीं कर पाएंगे, लोग अपने को भी चमत्कारी बना देंगे।
और इसलिए मुझे निर्णय लेना पड़ा कि भाषा तो गाड़गे महाराज की, तरीका तो गाड़गे महाराज का, लेकिन प्रकार जो है वो भाषण का, व्याख्यान का प्रकार हम उपयोग में लाएंगे। तो मित्रों, ये सभी प्रकार मैंने आपके सामने रखे। अब इसमें आपको एक क्षेत्र में केवल मैं ये प्रकार का उपयोग करूंगा, इस ढंग से तो आप परिपूर्ण वक्ता नहीं बन सकते। आपको सभी प्रकार बहुत अच्छे ढंग से हैंडल करने आने चाहिए। अगर अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है, प्रभावी ढंग से पहुंचानी है, तो वाद विवाद भी आपको आना चाहिए, भाषण कला भी आपको आनी चाहिए, सिंपोजियम भी आपको बहुत अच्छे ढंग से आना चाहिए, और जरूरत गिरे तो व्याख्यान भी आप बहुत अच्छे ढंग से दे पाए। अब भाषण में और व्याख्यान में फर्क होता है। व्याख्यान एक बहुत गंभीरता से होता है, भाषण में आक्रामकता और बाकी चीजें होती है। बहुत डिटेल्स में हम जब जाएंगे तब ये सभी बातें और विस्तार से, बारीकियों से हम देखेंगे। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।